अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ चैप्टर नंबर 6 मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज़ ऑफ फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग 15 एडिशन है। तो इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊँगा 6.5 ए का। और उससे पहले अगर आप बिल्कुल ही इसमें नहीं पता आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत भी तो इसके 6 से 7 कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आप वो देख लो तो वो आपको आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर हम देखें मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज़ के बारे में थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें हम कि मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज़ जो है वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो मर्चेंडाइजिंग कंपनी थ्रू आउट द बिज़नेस करती है। ठीक है। तो मतलब ये कि जो बिज़नेस के दौरान जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं इन द मर्चेंडाइजिंग कंपनी वो मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इसके अगर हम ऑपरेटिंग साइकिल की बात करें, ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है कि सीरीज़ ऑफ ट्रांजैक्शन होती हैं थ्रू विच बिजनेस जनरेट द रेवेन्यू। ठीक है। जो भी कहने का मतलब ये है कि इन्वेंट्री अगर आप बीच में ले रहे हैं ना इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री के अंदर कैश इन और कैश आउट जितनी जल्दी कैश जो है दोबारा कैश में कन्वर्ट हो सकता है, जितने टाइम में कन्वर्ट होता है वो ऑपरेटिंग साइकिल होता है किसी भी मर्चेंडाइजिंग कंपनी का। ठीक है। तो इसकी मतलब सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन है, ठीक है, थ्रू विच बिजनेस जनरेट द इट्स रेवेन्यू एंड इट्स कैश रिसिप्ट्स फ्रॉम कस्टमर्स। ठीक है। तो मतलब कैश को इन्वेंट्री में डाल के वापस कैश में कन्वर्ट करने तक का जो प्रोसेस है, जो सीरीज़ है ट्रांजैक्शन होती हैं, वो सारा ऑपरेटिंग साइकिल होता है। तो अगर हम फर्स्ट ये इस पे देखें, ऑपरेटिंग साइकिल जो है ये एक ऑपरेटिंग साइकिल है जिसमें कैश जो है आप का इन्वेंट्री में जाता है, इन्वेंट्री से आपका अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट रिसीवेबल से फिर से कैश में कन्वर्ट हो रहा है। ये एक बेसिक्स है। टू वे साइकिल है, ये थ्री वे साइकिल है, सॉरी। टू वे साइकिल क्या होगा, कैश से इन्वेंट्री में जाएगा और इन्वेंट्री से सीधा कैश में आएगा। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कैश से जो इन्वेंट्री में जा रहा है वो ऑन अकाउंट भी हो सकता है। और उसके बाद जब हम अकाउंट रिसीवेबल की बात करें तो इन्वेंट्री हमने जो सेल सेल की है वो अकाउंट पे सेल की है। और जब अकाउंट रिसीवेबल्स की हमें कलेक्शन होगी तो वो कैश में कन्वर्ट होगा। तो जितना ये प्रोसेस है, जितने दिनों में ये प्रोसेस होता है या जितने टाइम में ये प्रोसेस होता है, वो सारा ऑपरेटिंग साइकिल होता है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इस नीचे वाले बॉक्स में देखें तो ये जो है ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ मर्चेंडाइजिंग कंपनी है। तो इसमें 4 चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहले आ रहे परचेज़ ऑफ मर्चेंडाइज़ ऑन अकाउंट या कैश। ये कैश लिखा हुआ है। लेट मी करेक्ट इट, कैश। ठीक है। तो सबसे पहले परचेज़ करते हैं हम। परचेज़ करने के बाद ठीक है, यहाँ पे कैश से हमने परचेज़ की इन्वेंट्री ऑन अकाउंट या कैश। ठीक है। वहाँ से आगे हमने क्या किया, सेल ऑफ मर्चेंडाइज़ ऑन अकाउंट या कैश। तो इन्वेंट्री से आगे अकाउंट रिसीवेबल जनरेट हो, अगर ऑन अकाउंट किया है तो आगे अकाउंट रिसीवेबल जनरेट होंगे। वहाँ पे फिर आगे जाके कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल्स होंगे यहाँ पे इस साइड पे, और फिर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ इसमें हम पेमेंट ऑफ पेबल्स भी करेंगे। ठीक है। तो ये 4 एंट्रीज़ हैं और परचेज़ की सिर्फ़ 1 एंट्री होती है और सेल की 2 एंट्रीज़ होती हैं। ठीक है। क्योंकि पर हमने इसके 2 सिस्टम हैं, एक परपेचुअल सिस्टम और एक पीरियोडिक सिस्टम है। हमने सिर्फ़ परपेचुअल सिस्टम को फ़ॉलो करना है। पीरियोडिक सिस्टम बहुत पुराना हो चुका है तो इसको हमने अभी फ़ॉलो नहीं करना। ठीक है। और सर ने भी हमें नहीं करवाया है। ठीक है, सर ने इसे मना किया। तो उसके अलावा अगर हम देखते हैं इसके करंट एसेट्स के बारे में, तो इसके 3 करंट एसेट्स हैं जो कि कैश है, मर्चेंडाइज़ या इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स। ये इसके 3 एसेट्स हैं। अच्छा, नीचे आ जाएँ, अगर यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, ग्रॉस वैल्यू, सीओजीएस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड परपेचुअल सिस्टम। ग्रॉस वैल्यू क्या होती है, जो कि ऐसी ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्ड ऑन ग्रोथ एंड फुल वैल्यू। ठीक है। तो इसमें एक नेट वैल्यू होती है, ग्रॉस वैल्यू होती है। नेट वैल्यू का मतलब ये है कि अगर कोई डिस्काउंट मिला है किसी किस्म का, तो जब आपने रिकॉर्ड करना है तो आपने डिस्काउंट के वैल्यू निकाल के जो आपके पास अमाउंट बचेगी आपने वो अंदर एंट्री करनी है अपनी ट्रांजैक्शन अपनी जर्नल्स में। लेकिन ग्रॉस वैल्यू का मतलब ये है कि जो आपको अमाउंट दी गई है, ठीक है, उसी को आपने रिकॉर्ड करना है, चाहे उस पे डिस्काउंट मिला है कि नहीं मिला। ठीक है। तो सीओजीएस क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिप्रेजेंट्स द एक्सपेंसेस ऑफ गुड्स दैट आर सोल्ड टू कस्टमर्स। तो इसका मतलब ये है कि ये वो कॉस्ट है जो कि असल में आपने जब खरीदी है, एक इन्वेंट्री खरीदी है, तो इन्वेंट्री खरीदने में आपको जो एक्सपेंसेस लगे हैं, एक तो वो, और जो इन्वेंट्री की खुद की वैल्यू है, ये दोनों चीज़ें सीओजीएस में आती हैं। ठीक है। इन्वेंट्री के खुद की वैल्यू का एक्सपेंस का मतलब ये है कि जब आपने उसको मंगवाया है किसी से, तो कोई ना कोई डिलीवरी एक्सपेंसेस लगे होंगे किसी न किसी किस्म के, तो वो भी आपका पार्ट ऑफ इन्वेंट्री होता है, पार्ट ऑफ एसेट बन जाता है। तो टोटल जो वैल्यू होती है वो सीओजीएस होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर आ गया परपेचुअल सिस्टम। इसका मतलब ये है कि इसमें क्या होता है, इन्वेंट्री आप कॉन्स्टेंटली अपडेट करते हो। ठीक है। कोई जो पीरियोडिक सिस्टम है, जैसे उसके नाम से जाहिर हो रहा है कि पीरियोडिक सिस्टम में हम ईयरली हम इन्वेंट्री को अपडेट करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, फिजिकली काउंट करते हैं और फिर उसके बाद हम उसको अपडेट करते हैं। लेकिन परपेचुअल में क्या होता है
कि हम इसको हर ट्रांज़ैक्शन में मतलब कि कोई भी हमने चीज़ सेल आउट की है, हमने उसी वक़्त इसको इन्वेंट्री को अपडेट कर देना हमने। ठीक है, ये तो बात होगी उसकी। अच्छा, यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे आगे क्रेडिट टर्म्स हैं। तो क्रेडिट टर्म ये लिखी हुई है 2, 10, एंड 30। तो इसका मतलब ये है कि जो 2 है ये यहाँ पे, ये डिस्काउंट परसेंटेज है यहाँ पे, ठीक है। 10 जो है डिस्काउंट पीरियड या डेज़ है, ठीक है, और एन इज़ द नेट वैल्यू और द रिमेनिंग अमाउंट ड्यू आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग सेल रिटर्न एंड अलाउंसेस। सेल रिटर्न एंड अलाउंसेस का मतलब है ये है कि जो सेल्स वगैरह आप किसी को सेल आउट आपने इन्वेंट्री की है, ठीक है, ऑन अकाउंट की है या जैसे भी की है, कैश पे की है, और उसमें से कोई ना कोई डिफेक्टेड कोई पेयर निकल आया है, किसी किस्म की डिफेक्टेड आइटम निकल आई है और अगले ने आपको वापस कर दिया है कि थोड़े से पेयर जो ऐसे डिफेक्टेड थे उसने वापस कर दिए। तो उसकी उसकी एंट्री करने के लिए हम ये सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस यूज़ करते हैं कि सेल्स की रिटर्न हो रही है हमारे पास, ठीक है। और अलाउंसेस का मतलब ये है, सेल रिटर्न अलग चीज़ है और सेल्स अलाउंस अलग चीज़ है, कि उसमें ये होता है कि जब आपने कोई चीज़ किसी को सेल आउट की है और वहाँ पे वो डिफेक्टेड निकल आती है लेकिन ज़्यादा डिफेक्टेड नहीं होती, तो आपको जब वो वापस करने लगता है, आपका जो बायर है वो वापस करने लगता है कि ये मेरे से चीज़ें वापस ले लो, लेकिन आप कहते हो कि आप अपने पास ये चीज़ें रखो, इसको बेचो आप, इसका हम आपको अलाउंस दे देंगे, इसके आपको हम और जहाँ पे 2% उसे डिस्काउंट मिला है वहाँ पे आपको 3% डिस्काउंट दे देंगे, 4% इतने से इतने पेयर्स पे, ठीक है, इतने पेयर्स को आपको हम इतने ज़्यादा डिस्काउंट दे देते हैं। तो ये इसका नेट वैल्यू है कि नेट वैल्यू वो वैल्यू होती है जब हम उसमें से सेल रिटर्न को माइनस करते हैं और साथ अलाउंसेस अगर हमने कोई पार्शियल पेमेंट की हुई है, ठीक है, पार्शियली कोई पेमेंट की हुई है, पार्शियल पेमेंट, तो वो जो है माइनस करके जो हमारे पास नेट वैल्यू बचती है वो एन होती है, नेट वैल्यू होती है, सॉरी, ठीक है। और 30 जो है टोटल टाइम लिमिट होती है कि हमने 30 डेज़ के अंदर अंदर हमने अपना इसको अकाउंट पेबल को क्लियर करना है। तो अगर 30 के बाद हो जाए तो वो डिफ़ॉल्टर बन जाता है बंदा, ठीक है। तो ये तो हो गया क्रेडिट टर्म्स हो गए। अब यहाँ पे आ गया है शिपिंग टर्म्स, जो कि है शिपिंग टर्म्स, एफओबी मतलब फ्री ऑन बोर्ड, ठीक है, एफओबी स्टैंड फॉर फ्री ऑन बोर्ड। तो दो तरह की शिपिंग टर्म्स हैं। एक तो ये है कि एफओबी शिपिंग पॉइंट है, ये इसमें सेलर बियर करता है, और एफओबी डेस्टिनेशन पॉइंट। इसको इस तरह समझिए कि लाइक आई एम द सेलर, तो मैं जब सेल आउट करता हूँ, ठीक है, तो मुझे एक डिलीवरी एक्सपेंस पे करना पड़ता है, ठीक है, जो कि मेरे पास इन्वेंट्री जा रही होती है। इसको हम देखें ना, यहाँ पे लिखा हो ट्रांसपोर्टेशन आउट। तो ट्रांसपोर्टेशन आउट का मतलब ये है कि मैंने यहाँ से अपना जो पे किया, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि हाफ जो है सेलर पे करता है और हाफ बायर पे करता है। तो जो हाफ मैंने पे किया ना, उसको मैं ट्रांसपोर्टेशन आउट कहूँगा और वो मेरे लिए एक्सपेंस होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने अपने पास से इन्वेंट्री भेजी है और जो मैंने उसको डिलीवरी फ़ीस पे की है वो एक मेरे लिए एक्सपेंस है, ठीक है। और ये सेलर बियर करता है, शिपिंग जो एफओबी शिपिंग पॉइंट है। और डेस्टिनेशन पॉइंट जो है ये बायर बियर बियर करता है। जब बायर ने आगे रिसीव करना है ना, तो उसने आगे जो पैसे देने हैं डिलीवरी के एक्सपेंस के, वो उसके लिए एसेट हो जाती है, इन्वेंट्री का हिस्सा होती है, ठीक है, ये याद रखना है। ये एसेट का हिस्सा इसलिए होती है क्योंकि जो मैंने सीओजीएस की बात की थी, एक तो इन्वेंट्री की कॉस्ट आ गई है, जो कि इन्वेंट्री की जो कॉस्ट वैल्यू है, और उसके अलावा उसमें ऐड होती है डिलीवरी एक्सपेंस, जो उसको लाने में पैसे खर्च हुए हैं ना, वो हमारे पास इसमें ऐड हो जाता है। तो इसकी भी एंट्रीज़ हम देखेंगे आगे। तो ये हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। अच्छा, इसके अलावा अब हम जनरल एंट्रीज़ के बारे में देख लेते हैं। तो ये जो है एक बुक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल 12th एडिशन है। ये इसको सर फॉलो कर रहे हैं हमारे सर यासीन। तो उसके हिसाब से ये जो एंट्रीज़ है बिल्कुल एक्यूरेट एंट्रीज़ हैं, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है। और अगर आप कंफर्म करना चाहते हो सर ने जो क्वेश्चन करवाया था, आप उससे टैली कर सकते हो। 6.5 सर ने करवाया हुआ है। तो अच्छा, इसमें 2 टाइप्स की ट्रांज़ैक्शंस हो रही हैं, देखें अगर, कि सेल्स ट्रांज़ैक्शन है और परचेज़ ट्रांज़ैक्शन है। तो सेल्स ट्रांज़ैक्शन में सबसे पहले है सेलिंग मर्चेंडाइज़ टू कस्टमर्स, ठीक है। जब हम सेल करते हैं, ऑन अकाउंट करते हैं या फिर कैश पे करते हैं, तो अगर ऑन अकाउंट करते हैं तो हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल जनरेट होता है, और कैश करते हैं तो कैश जनरेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कैश डेबिट हो रहा है, और सेल्स रेवेन्यू कह लो या सेल्स अकाउंट कह लो, क्रेडिट हो रहा है। और जैसे कि मैंने बताया था कि सेल्स की 2 एंट्रीज़ होती हैं हमेशा, परपेचुअल सिस्टम में, पीरियोडिक में सिर्फ एक होती है, ठीक है। पीरियोडिक में जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ये नहीं होगी, सिर्फ ऊपर वाली होगी। तो इधर यहाँ पे देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे डेबिट होगा, क्योंकि हम जब सेल आउट करते हैं तो हमारी इन्वेंट्री में बैलेंस, हमारा इन्वेंट्री का बैलेंस जो है कम होता है। तो कम होने की वजह से हम इसको इन्वेंट्री को कर रहे हैं क्रेडिट साइड पे, ठीक है। क्रेडिट साइड पे करेंगे तो इसका मतलब है कि हमारा इन्वेंट्री का बैलेंस कम हुआ है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है, जो एक्चुअल में उसका एक वैल्यू है उस इन्वेंट्री की, वो वहाँ पे आएगी, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू आएगी और यहाँ पे वो वैल्यू आएगी जो जो कि हमने कोई वैल्यू सेल्स प्राइस हमने रखी थी। लेट्स सपोज अगर हम बात करते हैं ना कि मैंने एक चीज़ सेल की है जिसकी ओरिजिनल प्राइस 60 है,
लेकिन वो जो और उसकी जो सेल प्राइस है वो 100 है। तो यहाँ पे जो कैश या अकाउंट रिसीवेबल होगा ना, अकाउंट रिसीवेबल मेरे पे 100 आ जाएगा और सेल्स अकाउंट भी 100 हो जाएगा और जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो मेरे पास 60 आएगी और इन्वेंट्री भी 60 आएगी, ठीक है? तो इन्वेंट्री में जो कमी हो रही है वो 60 की अमाउंट की कमी हो रही है ना, 100 की थोड़ी नहीं हो रही। तो इसके साथ अगर हम सेकंड इसके ट्रांज़ैक्शन देखें, ग्रांटिंग ग्रांटिंग सेल्स रिटर्न्स और अलाउंसेस टू कस्टमर, ठीक है? ये वो सेल्स रिटर्न की मैंने बात की थी कि कोई सेल रिटर्न होगी, हाँ, अगर आपको कोई चीज़ वापस आ रही है, अब आपने चीज़ बेची है और अगले को कोई चीज़ डिफेक्टेड मिल गई है और वो वापस करना चाह रहा है, ठीक है? या तो वापस करना चाह रहा है या फिर आप उसको अलाउंस देते हो। आपने दोनों बारी में यही ट्रांज़ैक्शन यही आपने जर्नल एंट्री करनी है, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस। अगर स रिटर्न आया तब भी आपने सेल रिटर्न्स एंड अलाउंसेस लिखना है। अगर अलाउंस आपने दिया तब भी आपने सेल रिटर्न एंड अलाउंसेस लिखना है, ठीक है? तो यहाँ पे देखें अगर तो यहाँ पे रिवर्स हो गई एंट्री। कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, सब आपने एक एंट्री याद की है सेलिंग की, जब आपने रिटर्न आनी है तो आपने बस एंट्री रिवर्स करनी है। यहाँ पे क्या था, कैश और अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो रहा था, सेल्स रेवेन्यू यहाँ पे क्रेडिट हो रहा था। इधर देखें, यहाँ पे सेल रिटर्न अलाउंसेस जो है कि नीचे यहाँ पे क्रेडिट था, यहाँ पे डेबिट हो रहा है, बस नाम आगे आ गया सेल रिटर्न अलाउंसेस और नीचे देखें कैश एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है। वैसे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट हो रहा था और इन्वेंट्री क्रेडिट, और इधर देखें इन्वेंट्री यहाँ पे क्रेडिट हो रही है, डेबिट हो रही है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, ये इन्वेंट्री जो इसकी जो एंट्रीज हैं वो रिवर्स हो गई हैं। उसके बाद इसकी आप आ जाएँ यहाँ पे फ्राइट कॉस्ट पे, ठीक है? यहाँ पे पेइंग फ्राइट कॉस्ट ऑन सेल्स एफओबी शिपिंग पॉइंट, ठीक है? तो शिपिंग पॉइंट का मतलब ये है कि हमने अब इसको पे किया है, तो ट्रांसपोर्टेशन आउट की मैंने बात की थी कि जैसे फ्राइट है, ये फ्राइट भी वही चीज़ है, इसका अदर एक अलग से नाम है, मतलब कि फ्राइट का, इसको भी आप फ्राइट आउट भी कह सकते हो, इसे ट्रांसपोर्टेशन आउट भी कह सकते हो, ठीक है? तो बेहतर है कि इन दोनों के ये दोनों जार्गन्स आप यूज़ करो। अदर देन आप डिलीवरी एक्सपेंस भी ऐसे कह सकते हो। तो इसमें आपने क्या किया, फ्राइट आउट आपने डेबिट कर दिया, ठीक है ना? कैश आप एक्चुअली में कैश पे करते हो, मतलब ट्रांज़ैक्शन ऐसे होगी कि आपने चीज़ इन्वेंटरी भिजवाने के डिलीवरी एक्सपेंस पे किए हैं, ठीक है? तो आपने पे किया, तो पे का मतलब है आपका कैश तो चले गया आपकी तरफ से, कैश गया यहाँ से, और फ्राइट आउट आपका एक्सपेंस है, तो आपका एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, ठीक है? ये आपकी ये एंट्री हो गई है। उसके बाद आ गया लास्ट पे, रिसीविंग पेमेंट फ्रॉम कस्टमर्स विद इन द डिस्काउंट पीरियड। अब आपने जो सेल आउट किया था, आपके पास अकाउंट रिसीवेबल जनरेट हुआ था, अब आपने उसको रिसीव करना है कैश को। तो कैश रिसीव हुआ है, लेकिन उसने विद इन द डिस्काउंट पीरियड जो है सेलर ने बायर ने पे कर दिया, ठीक है? 2 सिनेरियोज़ हैं, या तो विद इन द डिस्काउंट पीरियड होगा, या तो विद इन मतलब वो उसमें डिस्काउंट पीरियड में नहीं पे करेगा वो। तो अगर विद इन में कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, कैश तो हमारे पास आएगा। लेट्स सपोज़ इन्वेंट्री मैंने सेल आउट की थी 1000 की, ठीक है? तो 1000 की इन्वेंट्री मैंने सेल आउट की थी और मैंने उससे कहा था मैं आपको लेट्स सपोज़ 2% मैं उनको डिस्काउंट दूँगा, अगर वो विद इन द डिस्काउंट पीरियड पे करते हैं, ठीक है? अब उन्होंने विद इन द डिस्काउंट पीरियड पे कर दिया, तो मेरे पास कैश आ रहा है 980, ठीक है? लेकिन अकाउंट रिसीवेबल तो मेरे पास 1000 था, तो जो 20 है वो मेरे पास सेल्स डिस्काउंट है। तो यहाँ पे 980 यहाँ पे आ जाएगा, 20 यहाँ पे आ जाएगा और 1000 यहाँ पे आ जाएगा। ये हम जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे आ जाएँ आप, ये तो हो गई सेल्स ट्रांज़ैक्शंस, यहाँ पे है परचेज़ ट्रांज़ैक्शंस के बाद। परचेज़ ट्रांज़ैक्शन में मैंने जैसे बताया था, इसकी सिर्फ एक एंट्री होती है। परपेचुअल में भी और पीरियोडिक में भी। तो परचेज़िंग मर्चेंडाइज़ फॉर रीसेल, ठीक है? तो रीसेल में क्या होता है, जैसे कि मर्चेंडाइज़ में जो आपके पास जो चीज़ आई है वो फिनिश्ड गुड्स होती है ना, तो फिनिश्ड गुड्स जो आती हैं, जो आप आगे रीसेल करते हो, आप किसी से लेते हो और फिर आगे सेल करते हो, तो वो रीसेल उसका मतलब होता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमने कोई चीज़ परचेज़ की है, क्या चीज़ परचेज़ की? इन्वेंट्री परचेज़ की है। तो हमने इन्वेंट्री डेबिट कर दिया है, और किस बेसिस पे किया? कैश पे किया कि कि हमने अकाउंट पे किया? अगर कैश पे किया तो कैश आ जाएगा, वरना अकाउंट पेबल आ जाएगा। सिंपल सी एंट्री है, ठीक है? उसके बाद जैसे कि इसमें भी फ्राइट कॉस्ट आ रही है, जो कि शिपिंग पॉइंट है। जैसे कि मैंने बात की थी कि आप इसको ट्रांसपोर्टेशन इन भी कह सकते हो। आप ये, क्योंकि जब हमने बात की थी कि ये जब हम एक बायर पे करता है डिलीवरी एक्सपेंस, ठीक है? डिलीवरी नहीं, सॉरी, अपने पास मँगवाने के लिए, ठीक है? जो जो वो पे कर रहा है अपने पास मँगवाने के लिए, वो उसका पार्ट ऑफ इन्वेंट्री या पार्ट ऑफ एसेट होता है। तो यहाँ पे आपने इन्वेंट्री भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप ट्रांसपोर्टेशन इन भी लिख सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन इन से मतलब ये है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन आउट हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास से इन्वेंट्री अगर जा रही है तो ट्रांसपोर्टेशन आउट, और किसी के पास इन्वेंट्री आ रही है तो ट्रांसपोर्टेशन इन। इस तरह आपने याद रखना है, ठीक है? तो यहाँ पे इन्वेंट्री की जगह आप ट्रांसपोर्टेशन आउट भी कर सकते हो और वैसे भी आप लिख सकते हो, इन्वेंट्री भी लिख सकते हो, ठीक है? और यहाँ पे देखें, इन्वेंट्री हमारे पास आ गई, सॉरी ये वाली थी, सॉरी सेकंड वाली, इन्वेंट्री हमारे पास आई या फिर ट्रांसपोर्टेशन इन आई यहाँ पे, सॉरी ये वाला था, यहाँ पे आप ट्रांसपोर्टेशन इन भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद नीचे क्या हो रहा है, कैश, ठीक है? आपने कैश पे किया ना, तो कैश आपका यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। फिर तीसरी इसकी देखें, रिसीविंग परचेज रिटर्न्स और अलाउंसेस फ्रॉम सप्लायर्स। कैश, अब देखें इसमें क्या हो रहा है, हम परचेज रिटर्न्स को, जो हमने परचेज़ की थी उसमें से कोई डिफेक्टेड पार्ट आ गया, अब हम उसको वापस कर रहे हैं। तो वापस करेंगे तो क्या होगा, सिंपल सी जो उसकी पहली ट्रांज़ैक्शन थी, ठीक है? उसी को हमने रिवर्स कर देना है। जब हमने परचेज़ की थी, परचेज़ में क्या था, इन्वेंट्री हमारा डेबिट हुआ था और कैश अकाउंट पेबल क्रेडिट हुआ था। इसमें क्या हुआ, इसमें हमारा कैश अकाउंट पेबल डेबिट हो जाएगा, इन्वेंट्री हमारी क्रेडिट हो जाएगी। बस रिवर्स एंट्रीज़ चलनी है इसमें।
ठीक है? और हमने मेन चीज़ मैं भूल गया था ना, हमने इसको सिर्फ़ ग्रॉस वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करना है, नेट कॉस्ट पे नहीं करना। हमें सर ने इस बात से मना किया और इसी बात पे हमें कायम रहना है, क्योंकि नेट कॉस्ट पे डिफरेंट डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, जो कि अभी मैं नहीं इसको पॉइंट आउट कर सकता हूँ। लेकिन क्योंकि सर ने हमें ग्रॉस वैल्यू का कहा है कि आपने ग्रॉस वैल्यू पे पहले बात है करना, और इसके अलावा आपने सिर्फ़ परपेचुअल सिस्टम को फ़ॉलो करना है। ठीक है? तो इसमें क्या हो रहा है कि जब आपका परचेज़ रिटर्न आया तो आपने कैश इसको कर दिया है, कैश और अकाउंट पेबल को डेबिट कर दिया और इन्वेंट्री को क्रेडिट कर दिया। क्योंकि आपकी इन्वेंट्री में कमी होगी, ठीक है? क्योंकि जब आपने कोई चीज़ परचेज़ की है, लेट्स सपोज़ 100 पेयर्स आपने परचेज़ किए हैं, उसमें से 10 पेयर्स आपने वापस कर दिए, तो आपकी इन्वेंट्री में कमी होनी चाहिए। तो उस कमी को करने के लिए हमने यहाँ पे इन्वेंट्री को डेबिट कर दिया, सॉरी क्रेडिट कर दिया, और कैश या अकाउंट पेबल जिस बेसिस पे भी हमने किया था, वो हमने उसको डेबिट कर देना। लास्ट बस रह गई है पेइंग सप्लायर्स विद इन द डिस्काउंट पीरियड। अब पेइंग द सप्लायर्स का मतलब ये है कि हमने जो चीज़ परचेज़ की थी और हमने उसको अब डिस्काउंट पीरियड के अंदर पे करना है। ठीक है? तो ये सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जैसे मैंने शुरू में बताया कि जो हमारा इन्वेंट्री है, ये हमारा अगर हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, कोई चीज़ उसके ऊपर एक्सपेंस वगैरह हमारा आता है, तो वो हमारा इन्वेंट्री में जाता है, ठीक है? तो इसमें क्या हो रहा है कि हमने वही पहली एंट्री है जो हमारा परचेज़ का था, उसको हमने रिवर्स ही करना है। लेकिन इसमें क्या होगा कि हमने कैश कितना पे किया है, वही एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं 1000 की, कि इन्वेंट्री 1000 की हमने परचेज़ की, मैंने 1000 की परचेज़ की इन्वेंट्री, ठीक है? और मुझे उसका 2% डिस्काउंट मिल रहा था और मैंने अवेल कर लिया। तो जब मैंने वापस कैश करने, मैंने 980 कैश वापस किया। यहाँ पे आ गया 980 का, ठीक है? ये यहाँ पे ये लिखा कि 980 यहाँ पे आ गया। लेकिन अकाउंट पेबल तो मेरा था 1000 का, तो जो मुझे 20 रुपीज़ है ना, जो 20 रुपीज़ बच गए हैं, यहाँ पे लिखा आता था परचेज़ डिस्काउंट टेकन। तो वो वर्ड यूज़ नहीं करना, हमें यहाँ पे वर्ड यूज़ करना है इन्वेंट्री का, ठीक है? क्योंकि हमारी जो असल इन्वेंट्री की वैल्यू है ना, अब हमने क्या कहते हैं यहाँ पे 20 जब रिकॉर्ड करना है ना, तो असल में इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी रह जानी है? वो हमारे पास रह जानी है 980 की। क्योंकि जब हमने आगे जो सेल पर्पज़ के लिए जब हमने ट्रांज़ैक्शंस करनी है, तो हमने 1000 की पे नहीं करनी, ठीक है? अगर हम इन्वेंट्री की असल वैल्यू को 1000 ही कंसीडर करके रखेंगे, तो उसका चेंज नहीं आएगा। उसमें आपको बाद में प्रॉब्लम होगी आपकी अकाउंटिंग बुक्स में, बाद में आपको दोबारा से एडजस्ट करना पड़ेगा सारा कुछ। तो इधर क्या होता है कि जब हमने यहाँ पे इन्वेंट्री को कंसीडर कर लिया, तो यहाँ पे ये देखें क्रेडिट बैलेंस है ये। ठीक है? ये क्रेडिट बैलेंस है, तो जो ऊपर का इन्वेंट्री का डेबिट बैलेंस है, उसमें से क्रेडिट बैलेंस माइनस होगा, तो यहाँ पे 1000 माइनस 20 होगा, तो 980 रह जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 980 की कॉस्ट की इन्वेंट्री पड़ी है और हमने उसी बेसिस पे पर पेयर की कॉस्ट निकालनी है और पर पेयर की कॉस्ट हमने यहाँ पे ऐड करनी है, जो कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था, ये देखें। इसमें पर पेयर की यहाँ पे ऐड किया करनी है। हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, वहाँ से आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक कि ये इतना ही कॉन्सेप्ट्स थे जो कि नेसेसरी थे, इसके अलावा और भी कॉन्सेप्ट्स होंगे। एज़ अ स्टूडेंट मैं जितना बता सकता हूँ, जितना मुझे समझ आ रही है, मैं उसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया। तो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बस, और ये देखेंगे कि इस कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है ये, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6.5 ए है ये। तो उसने बताया द फॉलोइंग इज अ सीरीज ऑफ रिलेटेड ट्रांजैक्शन बिटवीन सियागो शूज़, अ शूज़ होलसेलर, ठीक है? होलसेलर का काम करता है, एंड सोलमेट्स, अ चेन ऑफ रिटेल शू स्टोर्स, ठीक है? इंस्ट्रक्शंस क्या दी हुई है और इसने लिखा बोथ कंपनी यूज परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, ठीक है? ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद देखें रिकॉर्ड द दिस ट्रांजैक्शन इन जर्नल ऑफ सियागो शूज़, द कंपनी रिकॉर्ड्स सेल्स एट ग्रॉस सेल्स प्राइस, ठीक है? सेकंड में उसने लिखा हुआ है कि सोलमेट्स के आपने साथ आपने सोलमेट्स का भी बनानी है। एक तो हमने बायर की बनानी है, इसमें बायर कौन है? इसमें बायर है सोलमेट्स, ठीक है? और सेलर कौन है? सियागो शूज़। सियागो शूज़ बेच रहा है सोलमेट्स को, ठीक है? तो वो सियागो जो है हमारे पास सेलर है, और जो सोलमेट है वो हमारे पास बायर है। तो हमने दोनों की जर्नल एंट्रीज़ बनानी है, लेकिन यहाँ पे उसने लिखा हुआ है नेट कॉस्ट, जो कि हमने नहीं करना, हमने करना है ग्रॉस वैल्यू पे सारा, ठीक है? आगे जो सी पार्ट है वो अभी हम बाद में देखेंगे, पहले हम ए और बी पार्ट को इकट्ठा ही करेंगे। हम इसको इकट्ठा भी कर सकते हैं, ए और बी पार्ट को। तो उसके लिए हम यहाँ पे पहले थोड़ा एक बना लेते हैं जनरल। ठीक है, ये जनरल मैंने एक थोड़ा सा बना लिया पर्टिकुलर। इसी तरह आप लिख सकते हो पेपर में भी, आपको पूरा सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे डेट वगैरह आ जाएगी। डेट उसने दी हुई है, 9 फरवरी की डेट दी है। अच्छा, हमने दोनों एंट्रीज एक साथ करनी है ताकि हमें ना ज़रा सा क्लियर हो जाएगा। तो ये करना कैसे है? सबसे पहले हम करेंगे सियागो शूज़ में, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। वेट ज़रा, यहाँ पे भी लिख लेते हैं डेट, देन पर्टिकुलर, और यहाँ पे आ जाएगा डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है? इसको भी हम ज़रा एक्सपेंड कर लेते हैं। तो ये मैं लिख देता हूँ इन बुक्स ऑफ सियागो शूज़, जो कि क्या है?
सेलर है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन बुक्स ऑफ सोलमेट्स, जो कि बायर है। ठीक है, हमने बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करना है और हमने सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करना है। आप अलग अलग भी कर सकते हो, नो इशू, लेकिन एक साथ कर दोगे तो आपको खुद के लिए भी आसानी होगी कैसे काम करना है। ठीक है, तो पहले है 9 फरवरी की है, Feb 9। तो इसमें वो क्या कह रहा है, उसमें ये कह रहा है कि सियागो शूज़ सोल्ड सोलमेट्स 100 पेयर ऑफ हाइकिंग बूट्स ऑन अकाउंट। ठीक है, ऑन अकाउंट सेल किए हैं। ठीक है, और टर्म्स उसने दिए 110 एंड 30, और मतलब कि 1% डिस्काउंट मिलेगा अगर 10 दिनों में करता है वो पे, वरना वो 30 दिनों में उसको पे करना पड़ेगा। द कॉस्ट ऑफ दिस बूट्स टू सियागो शूज़ वाज $60 पर पेयर। ठीक है, सियागो शूज़ को जो कॉस्ट थी वो $60 की पड़ रही थी एज अ होल सेलर वो थे, और जो सेल प्राइस थी एक्चुअल वो 100 लिखी हुई है, आपको शायद शो ना हो रही हो लेकिन 100 लिखा हुआ है। तो हम इन द बुक्स ऑफ अगर हम सियागो शूज़ देखें तो यहाँ पे वो सेल आउट कर रहा है। तो सेल आउट करने की क्या होती है ट्रांजैक्शन, हमारे पास ऑन अकाउंट सेल आउट कर रहा है तो अकाउंट रिसीवेबल जनरेट होगा। ठीक है ना, रिसीवेबल्स, और यहाँ पे क्या जनरेट होगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास सेल्स अकाउंट। और जब हमने सेल्स करनी है, जब हमने सेल करते हैं तो हम क्या करते हैं, दो एंट्रीज करते हैं। दूसरी एंट्री क्या होगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, और साथ क्या आएगा, इन्वेंट्री, क्योंकि इन्वेंट्री में हमारी कमी हो रही है। अच्छा, अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास कितना है यहाँ पे हमने जो है बेचा है वो एक्चुअल में 100 का बेचा। ठीक है, तो 100 इंटू हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 10,000। ठीक है, यहाँ पे भी डेबिट क्रेडिट कर देंगे इसको। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट क्या थी उसकी, इसके नरेशन वगैरह आप खुद ही लिख लेना, इसका कोई इशू नहीं है नरेशन का, वो जिससे भी आप नरेशन लिख सकते हो, आपकी इंग्लिश खुद पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसकी यहाँ पे नरेशन आ जाएगी कि टू रिकॉर्ड दी सेल ट्रांजैक्शन। ठीक है, ऑन अकाउंट ऐसे करके लिख लो, और यहाँ पे लिख लो टू रिकॉर्ड द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते हो। ठीक है, जो भी आपका तरीका आता है। उसके बाद ये देखें कि वो क्या है, कितने का, 60 का उसने पर पेयर बेचा है, तो 60 इंटू 100 ये 6000 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6000। ठीक है, ये तो हो गया इन द बुक्स ऑफ सियागो शूज़। अब हम बात करते हैं इन द बुक्स ऑफ सोलमेट्स, जो कि बायर है। अब ये दोबारा ट्रांजेक्शन को पढ़ते हैं कि सियागो शूज़ सोल्ड सोलमेट्स, सोलमेट्स ने शूज़ खरीदे हैं, परचेज़ किए हैं। कितने परचेज़ किए हैं, 100 पेयर्स, किस प्राइस पे, 100 पे। ठीक है, इसके परचेज़ की क्या एंट्री होती है, एक ही एंट्री होती है। तो हम क्या करेंगे परचेज़ की एंट्री, पहले डेट लिख लेते हैं, Feb 19, सॉरी 9 Feb है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास परचेज़ की क्या इन्वेंट्री हमारे पास आ रही है, इन्वेंट्री हमारी डेबिट हो जाएगी, और यहाँ पे हमारा क्रेडिट क्या होगा, ऑन अकाउंट हमने परचेज़ किया तो हमारा अकाउंट पेबल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, हमने 100 पीस में सोलमेट्स ने जो है 100 पीस का, सॉरी $100 का उसने खरीदा है। तो उसने कितने पेयर्स खरीदे हैं, उसने 100 पेयर्स, यहाँ तो यहाँ पे 10,000 आ जाएगा, इधर भी 10,000 10,000। ठीक है, ये हो गया इसकी एंट्री। यहाँ पे आप नरेशन लिख लें, जो भी लिखनी है आपने, इसकी आप लिख लें टू रिकॉर्ड द परचेजिंग ऑफ इन्वेंट्री ऑन अकाउंट। ठीक है, और उसके बाद ये होगी एक, ये हमारा 9 फरवरी का क्लियर हो गया। इसके बाद हमने करना है, इसकी और एंट्री नहीं होनी है इन द बुक सोलमेट्स की। ठीक है, इसकी सिर्फ एक एंट्री होनी है। सेकंड एंट्री देखते हैं हम फरवरी 12 की, February 12। इसमें वो क्या कह रहा है, इन द बुक्स ऑफ, हम पहले करेंगे सियागो शूज़। तो इसमें कह रहा है यूनाइटेड एक्सप्रेस चार्ज $80। ठीक है, $80 चार्ज किया उसने फॉर डिलीवरिंग दिस मर्चेंडाइज टू सोलमेट्स। दीज चार्जेस वर स्प्लिट इवनली बिटवीन द बायर एंड द सेलर एंड वर पेड इमीडिएटली इन कैश। ठीक है, पहली बात तो ये कि कैश में इमीडिएटली पे कर दिया था। ठीक है, तो ये कैश ट्रांजैक्शन है। उसके बाद देखें कि वो कह रहे हैं कि हाफ उन्होंने इवनली डिवाइड कर लिया, तो $40 किसने पे किया, सियागो ने, और $40 पे किया उसने सोलमेट्स ने। तो हम पहले इसकी करेंगे, जैसे कि उसमें बात की थी ट्रांसपोर्टेशन इन, ट्रांसपोर्टेशन आउट। तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रांसपोर्टेशन, जो सियागो शूज़ है इसके पास से इन्वेंट्री जा रही है, ट्रांसपोर्टेशन आउट हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसपोर्टेशन आउट। और डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, कैश। ठीक है, कितना था, $40। इधर भी आ जाओ 12 फरवरी की, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ट्रांसपोर्टेशन आउट। यहाँ पे आप इन्वेंट्री भी लिख सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन आउट, और डेबिट क्या होगा, कैश। सिंपल, कोई मसले वाली बात ही नहीं है।
ठीक है, यहाँ पे 40 आ जाएगा। ये होगी हमारी सेकंड ट्रांजैक्शन। थर्ड पे आ जाओ। थर्ड पे क्या कह रहा है, सोलमेट्स रिटर्न 10 पेयर्स ऑफ बूट टू सियागो शूज़। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि सोलमेट जो कि बायर था उसने 10 पेयर्स ऑफ बूट जो है वापस कर दिए हैं टू सियागो शूज़, बिकॉज दे वर रॉन्ग इन साइज। मतलब ये डिफेक्ट निकला है किसी किस्म का, रॉन्ग साइज में उनका कंप्लीट नहीं था उसका साइज। सियागो शूज़ अलाउड सोलमेट्स फुल क्रेडिट फॉर इज रिटर्न। ठीक है, उसने अब क्या किया, उसने सेल्स रिटर्न किया, अलाउंस नहीं दिया, ठीक है, सेल रिटर्न किया, लेकिन हम लिखेंगे वही चीज़। ठीक है, तो इसकी कौन सी डेट है इसकी, फरवरी 13, तो यहाँ पे आएगा 13 फरवरी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा कि हमें वापस आई है, हम एक इन द बुक ऑफ जो है सियागो को वापस आ रही चीज़, तो क्या होगा भला, जब चीज़ वापस आती है तो हम क्या करते हैं, सेल रिटर्न करते हैं। ठीक है, वही चीज़ हमने क्या करनी है, रिवर्स कर देनी है, सेल रिटर्न एंड अलाउंसेस, यही इसका हमेशा बनेगा। और डेबिट क्या होगा, यहाँ पे अकाउंट रिसीवल्स था और सेल्स था, तो यहाँ पे अकाउंट रिसीवल हमारा डेबिट हो जाएगा, उसे क्रेडिट हो जाएगा। अकाउंट रिसीवल्स, चलो ठीक है। और यहाँ पे हमारा कितना हो रहा है ये भी देखते हैं हम। ये कह रहा है 10 पेयर्स उसने वापस किए हैं, तो हमारी सेल प्राइस क्या थी, हमने सेल प्राइस को पहले करना है, सेल प्राइस हमारी थी 100, तो 100 इंटू 10 1000। ठीक है, 1000 यहाँ पे लिख देंगे। और सेकंड एंट्री जब हमारी सेल प्राइस की वापसी, तो इसकी भी डबल एंट्री होनी है। इसमें अब क्या होना है, वहाँ पे ऊपर क्या किया था हमने, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने डेबिट किया था, इन्वेंट्री क्रेडिट की थी। इसमें क्या होगा, इसमें इन्वेंट्री आ जाएगी, इन्वेंट्री हमारी डेबिट हो जाएगी इसमें, क्योंकि इन्वेंट्री हमारे पास आ रही ना, तो मतलब कि जब आती है एसेट में इंक्रीज होता है तो डेबिट बैलेंस इंक्रीज करते हैं, तो इन्वेंट्री को हम डेबिट कर रहे हैं। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। तो कितना होगा, हमारे पास एक्चुअल वैल्यू क्या थी इसकी, $60। ठीक है, तो $60 को हम करेंगे 10 से, तो 600 हो जाएगा वो। ठीक है, ये यहाँ पर भी इसकी 13 फरवरी आ जानी नाम, 13 फेब, इधर भी आ जाना 9 फेब। डेट वगैरह लिखने ज़रूर, ताकि क्लियर हो, और नरेशन ज़रूर लिखनी है, नरेशन इज़ इम्पोर्टेंट। तो उसके बाद यहाँ पे भी ऐसे आ जाए, जब इसने रिटर्न किया है तो इसके बाद भी कुछ ना कुछ हुआ होना है। ठीक है, अब इसने क्या किया है, दोबारा से हम एंट्री पढ़ लेते हैं, सोलमेट रिटर्न 10 पेयर्स। ठीक है, सोलमेट ने अपने पास रिटर्न किया, तो हम इसकी रिवर्स एंट्री करेंगे। यहाँ पे क्या किया था, इन्वेंट्री और पेबल था, तो इसमें क्या होगा, अकाउंट पेबल हमारा डेबिट हो जाएगा, और इन्वेंट्री क्या होगी, क्रेडिट हो जाएगी। कितनी होगी, इसने तो 100 का खरीदा था ना, तो 100 का खरीदा था इसने, 1000 कर देना इसने। ठीक है, तो इसकी वापस करने की और कोई नहीं है, इसकी सिर्फ सिंगल ही एंट्री है। ठीक है, अच्छा अब लास्ट पे आ जाएं, फरवरी 19 की, वहाँ पे कह रहा है सोलमेट्स पेड द रिमेनिंग बैलेंस ड्यू टू सियागो शूज़ विद इन द डिस्काउंट पीरियड। यहाँ पे उसको क्या कर रहा है, विद इन द डिस्काउंट पीरियड उसने पे कर दिया सोलमेट्स ने। ठीक है, तो उसने पहले डिस्काउंट कितना दिया था ये देखें, डिस्काउंट दिया था उसने 110 का, मतलब 1% उसने डिस्काउंट दिया था उसको। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं हम फरवरी 19। ठीक है, अब उसने क्या किया, कैश पे कर दिया है सोलमेट्स ने, तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है कैश आ रहा है हमारे पास। ठीक है, और क्योंकि उसने विद इन द डिस्काउंट पीरियड पे किया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेल्स डिस्काउंट, जो कि हमने बियर किया है। ठीक है, हमें कैश इतना आ रहा है, हमें कैश आएगा, लेट मी कैलकुलेट, 10,000, सॉरी, कैश हम देखें, पहली बात तो ये कि हमारे पास अब इन्वेंट्री जो है, हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल था वो कितना रह गया, अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास रह गया 9,000। तो अब हमने 9,000 में से 1% निकालना है। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास वो ऊपर वापस आ गया था, वो हमने अकाउंट रिसीवेबल डेबिट क्रेडिट किया हुआ है, तो एक्चुअल में हमारे पास 9,000 का अकाउंट रिसीवेबल रह गया, तो अकाउंट 9,000 का अगर हम 1% निकालें, ठीक है, तो ये बनता है 90, तो 9,000 में से 90 माइनस करें तो ये हमारे पास बनते हैं 8,910। तो 8,910 हमारे पास कैश आया है, 90 हमने बियर किया है, और यहाँ पे जो अकाउंट रिसीवेबल है हमारे पास, वो हमारे पास होगा 9,000। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। तो इधर आ जाओ 19 फरवरी की, इसमें क्या है, उसने पे कर दिया है। जब हमने पे किया तो हमारा क्या था, शुरू में हमारी इन्वेंट्री और अकाउंट पेबल था। ठीक है, इसमें हमने उसने पे किया, तो उसके पास से अकाउंट पेबल उसका डेबिट हो जाएगा, और क्या जा रहा है उसके पास से, उसके पास से कैश जा रहा है। ठीक है, लेकिन कैश कितना गया उसके पास से, उसके पास कैश गया है 8,910। ठीक है, पेबल उसका कितना था, 9,000, तो उसकी जो बाकी चीज़ है वो आगे इन्वेंट्री में। ठीक है, जो बाकी बकाया का 90 बच गया, वो उसका इन्वेंट्री का हिस्सा बन गया। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट काम
ठीक है, यहाँ तक हमारी ये ट्रांज़ैक्शन कंप्लीट है। तो ये इसी तरह आपने परफ़ॉर्म करना है, तो आपको सर नंबर भी देंगे और उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी इसके बारे में भी। और जो चीज़ नहीं समझ आती है, कोई क्वेश्चन जो है कोई किसी किस्म का, तो आप वो बता सकते हो मुझे, मैं उसके बारे में वीडियो बना दूँगा। ठीक है?